नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से वर्चुअली लालकुआ बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैंची धाम के ही आशीर्वाद से आज लालकुआ से बांद्रा के मध्य ट्रेन संचालन का सपना पूरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से जो आप देखिए किस तरह से लाभ होगा लोगों को, वो देखने वाली बात है, लेकिन ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा और बड़ोदरा, सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए लोगों को यात्रा करने की आसानी होगी। नीम करोड़ी बाबा के आशीर्वाद से आज लालकुआ से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लालकुआ बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। जहां तराई के लोगों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचते ही उत्तराखंड के शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। बताते चले कि पूरे देश में 216 जवान शहीद हुए थे, जिसमें उत्तराखंड की कांता थापा, गणेश कुमार, गोविंद सिंह भंडारी शामिल थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद पुलिस जवानों को याद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के दौरान पुलिस जवानों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, जिसको लेकर उनकी आवास की व्यवस्था ठीक करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि देने का प्रावधान है, ताकि पुलिस के जवानों की आवास का निर्माण हो सके। और उसके साथ ही पौष्टिक आहार में 100 रुपए की वृद्धि करने का भी फैसला लिया गया। वहीं 3500 निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों का वर्दी भत्ता भी बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय पर किया जाएगा और 9000 फीट की ऊंचाई पर काम करने वाले जवानों का 200 प्रतिदिन का भत्ता 300 रुपए बढ़ा दिया गया है। देखिए, हमारे पुलिस के जवान बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वर्ष के, इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था, उसमें 100 रुपये की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है, तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपये की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। और 9000 फीट से ऊंचाई पर जो लोग काम करते हैं, उनका भी 200 रुपये जो प्रतिदिन का उच्च तुंगता भत्ता होता था, उसको 300 रुपये करने का लिया है। और समय समय पर हमारे पुलिस अच्छा काम करे और उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के लिए हम पूरी सरकार प्रतिबद्ध होकर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। आज के इस स्मृति दिवस पर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के अंदर भी और राज्य के अंदर, हमारे 4 पुलिस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सभी को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। काम हो रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है, क्योंकि बीच में मौसम भी चुनौती के रूप में रहा है। धीरे धीरे जब से बारिश कम हुई है, नमी कम हुई है,
तो अब तेज़ी से काम हो रहा है, जल्दी पैच वर्क पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, बहुत दिनों से चूँकि मुंबई से आने वाले लोग और यहाँ से जाने वाले लोग अत्यधिक संख्या में थे और उनको अन्य स्थानों से जाकर रेल पकड़नी पड़ती थी, सफ़र करना पड़ता था, जो उनके लिए काफ़ी कठिन होता था। अब अच्छा होगा कि लाल कुआं से बांद्रा एक्सप्रेस के संचालन से जो लोग मुंबई से यहाँ आते हैं अपने घरों को आने के लिए आसान होगा और साथ ही साथ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, बाबा कैंची धाम और तराई के क्षेत्र में भी जो हमारे तराई के भी बहुत सारे लोग इस रूट पर आते हैं और उन सभी को लाभ होने वाला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का इस ट्रेन के संचालन के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। नई मलिन बस्तियाँ यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहाँ है वो वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। मेरा मानना यह है, साइबर क्राइम जो है आने वाले वर्षों में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अपराध की दृष्टि से। शांति व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं, यात्रा प्रबंधन की, कांवड़ मेले की चालधाम, वो तो रहेगी, लेकिन अपराध के क्षेत्र में साइबर क्राइम अब आने वाले वर्षों में सिर्फ उत्तराखंड पुलिस के लिए नहीं, देश की सभी पुलिस फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसमें भी हम कई कुछ योजनाओं पे काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जब 9 नवंबर की परेड हो, राज्य स्थापना दिवस की, तो उस समय उन योजनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। राज्य का गठन हुए भी लगभग 24 वर्ष हो गए हैं और इन 24 वर्षों में हमारे 70 से भी अधिक साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज पहली बार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने एक गैलरी के रूप में उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आज का दिन सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दीधारी साथियों के बलिदान, उनके साहस और उनकी सेवा को नमन करने का दिन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन से, संरक्षण से, मार्गदर्शन से जो इस साल हमें पुलिस के बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भी और पुलिस की कार्यकुशलता को सुधारने हेतु वाहनों में, भवनों में और अन्य चीज़ों के लिए जो हमें जिस तरह से हमें धनराशि उपलब्ध कराई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में जब ये सारी चीज़ें धरातल पर साकार होंगी तो इसके आप जहाँ उत्तराखंड की जनता को, यहाँ की मीडिया को और यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को इसके मतलब सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 4 घोषणाएं की हैं पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए, वो सारे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें विशेष रूप से जो 100 करोड़ की धनराशि अगले साल भी हमें आवासीय भवनों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो हमारे कर्मचारी खासतौर से जो सीमांत जनपदों पर ड्यूटी करते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, हल्द्वानी में उनको हम सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन दे पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा वो रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर जो हमारे जवान 4 धाम यात्रा में या अन्य अति दुर्गम क्षेत्रों में ड्यूटी करते हैं, ये जो उनके उच्च तुंगता भत्ते में जो इजाफा किया गया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारा लगातार आने वाले वर्षों में भी प्रयास रहेगा कि हम अपने जवानों को, अपने सब इंस्पेक्टर्स को देश की अन्य पुलिस फोर्सेस के कंपैरिजन में बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि वो और निष्ठा से और लगन से और मेहनत से जनता की सेवा करें। और ये भी सही है, ये पुलिस का कार्य हमेशा चुनौतीपूर्ण रहेगा और जब हमारे समाज को हमारे सेवा की और हमारे बलिदान की आवश्यकता होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जहां शहर की हर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, तो वहीं डोईवाला की खैरी रोड का भी पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य कर रहे वर्क, जो कि ये वर्कर हैं, जब खैरी रोड की न्यामावाला फाटक पर पहुंचे तो वहां ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पहले की सड़क काफी मोटी थी, सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार सिर्फ लीपापोती करके अपनी जेब भर रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के जेई ब्रजेश राणा ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि सड़क पूरी गुणवत्ता युक्त बनाई जा रही है और इसके निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही। ग्रामीणों की जो शिकायतें हैं उनका निस्तारीकरण किया जा रहा है। मामला ये है, जिस तरह कल भी यहाँ की सड़क बन रही थी, हमारे घर के आगे सड़क बन रही थी, तो कल भी हम बोले काम करवा रहे थे इनसे। कहीं खड्डा है, कहीं स्लैपिंग है, कहीं कुछ है, बहुत चीज़ें मतलब कमियाँ काफ़ी हैं यहाँ पे। ठेकेदार भी चीज़ पे जैसे होता है ना कि ठेकेदार कहता है कि हाँ जी मेरे से गलती है, वो भी मानने को राजी नहीं है चीज़ के लिए। बाकी आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर
ये बहुत ही बारीक माल डला हुआ है। और दूसरा हमने बोला भाई इसको सही कर दो, सड़क फाड़ी गई। सड़क फाड़ने के बाद इन्होंने क्या करा, यहीं सड़क के किनारे माल डाल दिया। ये हमने खुद अपना साफ़ किया है, ये सारा हमने साफ़ किया है, तब जाके सड़क डाल रहे हैं। क्या गुणवत्ता जो मटेरियल जो है लगाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता नहीं, ये तो माल ढीला माल है, ये बिल्कुल भी सूखा माल है, गीला माल तो है ही नहीं है। इसमें तारकोल तो कहीं दिख नहीं रहा, इसमें तारकोल है नहीं। एक तरह से सरकार को जो है चूना लगाया जा रहा है ठेकेदार अपनी जेब भरने। मेरे हिसाब से शायद क्या बोलते हैं, कमीशन खोरी चल रही है, सीधी सी बात है। अधिकारी भी घूम रहा है, जबकि साथ में जो अधिकारी को बोला जा रहा है वो कह रहे ठीक है कर देंगे, बट वो नहीं हो रहा। आपका नाम? मेरा नाम विपिन कुमार। हम तो ये कहेंगे कि हमारा जो रोड है, ये रोड सही नहीं बन रहा है। ये कभी इधर जगह छोड़ रहे हैं, कभी इधर छोड़ रहे हैं। ये कि जो पक्का रोड है, ये जो पुराना रोड बना हुआ है, वो छोड़ के पलितरों को बढ़ गए। कभी इधर घुस जाते हैं, कभी इधर घुस जाते हैं। इसकी गुणवत्ता जो है, जो मटेरियल जो लग रहा है उसकी गुणवत्ता पर भी ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। क्या देखते हैं इसकी गुणवत्ता को लेकर? क्या मतलब है जो इसमें? माल लगाया जा रहा है वो खराब सामग्री लगाई जा रही है। माल ये बहुत कम माल लग रहा है इसमें। जैसे 3 इंची माल होना चाहिए ना, 4 इंची। पहले पुराना रोड जो बना हुआ था हमारा, इतना मोटा रोड था ये। अब इन्होंने एक समझ लो एक मिट्टी का पोचा फेर रहे हैं। जैसे मिट्टी होती है ना, जैसे पहले कच्चे लोगों के घर होते थे और लीपते थे, वो साहब है इनका। ये अधिकारी यहाँ पर है, ठेकेदार जो है वो यहाँ पर है, उनसे आपने कहा इसको लेकर के, क्या कहना है उनका? न लेबर का वो सुनती नहीं, वो लेबर किसी की बात तो सुनती नहीं ना। लेबर है बाहर की, वो किसी से बात करती नहीं ढंग से। हमने बतेरा कहा कि हमारा रोड ऐसा होना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए, नहीं सुनते वो। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप है। ग्रामीणों की जो शिकायत है उसमें जो कमियां होगी उसका हम सुधार कर रहे हैं। और ऐसी कोई नहीं, यहाँ पे पूरा जो कार्य हो रहा है वो गुणवत्ता पूरा हो रहा है और थिकनेस भी प्रॉपर डाली जा रही है। और जो हल्की फुल्की ग्रामीणों की जो समस्याएं होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। सर, जो मानकों पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसकी मोटाई कम है, पहले का रोड जो था वो काफ़ी मोटा रोड बताया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहना? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जो है हमारी 25 mm की थिकनेस है, जो कम्पैक्ट थिकनेस है। और जो लूज है वो 33 mm की वो थिकनेस कर रहे हैं। और मतलब कोई भी उसमें थिकनेस में कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। आपका सुझाव? ब्रजेश राणा। राजधानी देहरादून के शिक्षा निदेशालय में उत्तराखंड के शिक्षा सचिव रविन्द्रनाथ रमन की अध्यक्षता में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। और इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि बैठक में क्लस्टर विद्यालय के प्रस्ताव के संबंध में चर्चा की गई और जीर्ण शीर्ण स्थिति यहाँ वाले जो विद्यालय हैं उन पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि क्लस्टर स्कूल आसपास के स्कूलों के हब का काम करेंगे, जिसमें आवागमन के लिए वाहनों की सुविधा भी दी जाएगी और इसके लिए सभी जनपदों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। देखिए, कल सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में समस्त 13 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से एक तो क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में था। इसके अलावा जो हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो जीर्णशील स्थिति में हैं उनके संबंध में भी चर्चा की गई। और जो इस तरह के विद्यालय हैं जहां पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जहां तक क्लस्टर स्कूलों का प्रश्न है, तो इसमें जो इस तरह के विद्यालय हम बना रहे हैं जो क्लस्टर के रूप में काम करेंगे, यानी कि उनके जो आसपास के विद्यालय हैं उनके हब के रूप में जो है उन विद्यालयों में जो है छात्रों को बुलाया जाएगा और छात्रों को वहां तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। तो उस पर चर्चा हुई है। कुछ जनपदों से प्रस्ताव आ गए हैं, बाकी जनपदों से अपेक्षित हैं। तो जैसे ही बाकी जनपदों से प्रस्ताव आते हैं, इसमें एक शासन स्तर पर बैठक करी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह से देश में आए दिन यहाँ महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के द्वारा डोईवाला की यहाँ बूलावाला राजकीय विद्यालय में जहां बालिकाओं को मेहंदी लगाना सिखाया गया, तो वहीं आत्मरक्षा, साइबर क्राइम, फायर और रोड सुरक्षा के साथ ही महिला कानून अधिकारों की भी जानकारी दी गई। 2 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम में पहले दिन बेटियों को आत्मरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, तो वहीं दूसरे दिन बालिकाओं का हीमोग्लोबिन चेकअप किया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा ये चेकअप किया गया। आत्मरक्षा की जो ट्रेनिंग बालिका को दी जा रही है, ये इस टाइम का जरूरी एक पार्ट है, क्योंकि जब तक बालिका अपने आप को खुद अंदर से सशक्त महसूस नहीं करेगी, तब तक शायद वो समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगी, जो अभी वर्तमान में समाज में कंडीशन है। हम आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से इस तरीके की घटनाएं देख रहे हैं।
तो विभाग का मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का ये है कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि महिलाएं अपने आप में सशक्त तरीके से अपने आप को एक महसूस कर सकें और हम कभी भी किसी भी स्तर पर भविष्य में चाहे उनके साथ कोई भी घटना हो, चाहे किसी भी महिला के साथ कोई घटना हो, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में स्थापित कर सकें। मैम जैसा सर बिल्कुल, क्योंकि आजकल बालिकाओं को, जैसे कि मैं अपने विभाग की बात करूँ, हमारा विभाग समय समय पर अलग अलग तरक्की हो रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे आपका पहले सवाल था कि यहाँ पर एक साइड से यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है और एक तरीके से यहाँ पर हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं या इसके साथ हम अन्य लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मेरा एक सजने संवरने का वो सारी चीज़ों का भी राइट है और हम हर महिला को स्वतंत्र इस तरीके से छोड़ते हैं। महिलाएँ अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीएं और इसके साथ ही हम इसका जो दूसरा पक्ष देखते हैं यहाँ पर कि हम इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि भविष्य में किसी भी घटना का सामना एक सशक्त तरीके से कर सकते हैं। यो गुड नेम मैं वन स्टॉप सेंटर स्वस्थ हो सकेगी तभी कोई भी परिवार और पूरा समाज कभी स्वस्थ हो पाएगा। तो फिलहाल बेसिक शुरुआत की गई है, महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच की गई है ना। इसके अलावा किशोरियों को जो है संपूर्ण स्वस्थ पोषाहार और उनके किशोर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, उनकी जो भी मतलब कुछ क्वेश्चंस वो नहीं पूछ पाते हैं उनको समझाया गया है और उनकी जो भी क्वेरी है वो हमने सॉल्व डॉक्टर निहारिका। विभाग की ओर से हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुरुआत की गई। 2 दिवसीय कार्यक्रम चला और आज समापन है इसका। और दूसरा कि बालिकाओं को इसमें अपनी जो समाज में हिंसा हो रही है, खुद की सुरक्षा के लिए बहुत सारे अलग अलग विभाग से हमारे यहाँ आए, जैसे साइबर क्राइम से आए और क्राइम से आए, पुलिस विभाग से हैं और भी अन्य हमारे स्वास्थ्य विभाग से हैं। तो महिलाओं बच्चों को आज जानकारियाँ दी जा रही हैं, उनके शारीरिक और जो मानसिक और जो उत्पीड़न उन्हें होते हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई। और मैं सभी विभागों के आए हुए सभी पदाधिकारियों का अधिकारियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। और जिसमें कि हमारी जो है बढ़ चढ़ के जो हमारा सहयोग इस कार्य को करनी है, बाल विकास से हमारी जो आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और हमारी मैडम हमारी CDPO मैडम हैं, तो इनका बहुत सहयोग इसमें है। और ये आगे भी जन जागरूकता ऐसे ही अभियान को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें इनका पूर्ण सहयोग करेंगे और ऐसे ही जागरूकता अभियान बच्चों के लिए चलते रहने चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों को जानकारी प्राप्त हो। और जो मैम लोगों ने हमें सिखाया, तो मैम लोगों ने हमें हिंसा के बारे में सिखाया। महिलाओं के साथ कई प्रकार की हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, बाहरी हिंसा। और मैम लोग बताते हैं आजकल का जो कार्यक्रम चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो मैम हमें बताती है कि महिलाओं के साथ कई तरह के अत्याचार होते हैं, घरेलू हिंसा कुछ तो घर के अंदर ही होते हैं, कुछ लोग दहेज के उसमें भी महिलाओं को परेशान करते हैं और बेटी के उससे भी करते हैं। तो कई प्रकार की हिंसा होती है और खासकर तो लड़कियों के साथ हो रही है। आजकल लड़कियों को समाज में मतलब बहुत गंदी तरह से देखा जा रहा है। कई लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनको मार के देखा जा रहा है। अब मतलब बहुत सी चीज़ें हो रही है लड़कियों के साथ, जिस वजह से हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्या हाँ, क्योंकि लड़कियों को खुद की रक्षा स्वयं करनी है और लड़कियों को इसके लिए दुर्गा भी बनना पड़ेगा, काली भी बनना पड़ेगा और सरस्वती भी बनना पड़ेगा। तो बागेश्वर में कुछ दिन पहले 2 वर्षीय एक मासूम बच्ची को गूलदार ने अपना निवाला बना दिया था और उसी को पकड़ने को लेकर वन विभाग ने गांव में यहां ट्रैप कैमरे, पिंजरे और फोर्स ट्रैंकुलाइज गन एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम की तैनाती भी कर दी। रेस्क्यू टीम प्रभारी डॉक्टर हिमांशु पांगती ने यहां प्रभावी से मोर्चाबंदी कर ली है और एक मात्र घंटे में ही गूलदार को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने जिन्होंने बच्ची को गूलदार के मुंह से बचाया था, उन्होंने कहा और मानने से इनकार कर दिया कि ये वही गूलदार है, जिसके बाद गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बढ़ गया है। और यहां प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर ध्रुव मरतोलिया ने कहा, ऐलान किया गया है कि सभी ग्रामीण धैर्य रखें और सावधान रहें। रानी बाग रेस्क्यू सेंटर से अभी हमारी टीम आई हुई थी। आज हमें सूचना मिली कि एक गुलदार ने औलानी के नज़दीक एक बैल को शिकार किया है, तो हमें वो क्लू मिला, तो उसके क्लू मिलने के उपरांत ही हम लोग तुरंत वहाँ पर गए और हमने उस बेट का सहारा लेके औलानी के समीप एक नरगोली गाँव है, मात्र 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर, तो वहाँ पर हमने इसको सुरक्षित ट्रैंकुलाइज कराया। ट्रैंकुलाइज करने के बाद अब कहाँ जाएगा ये? ट्रैंकुलाइज करने के बाद अभी हमारे उच्च अधिकारी के निर्देशों के अनुसार इसका कार्रवाई होगी कि वे कहाँ निर्देशित करते हैं। आज के कल
ये अभी हम जब जाएंगे या फिर प्रभागीय वन अधिकारी जो आदेश देंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, अंदेशा ये है कि ये वही बाघ है या कैसे आप? हम लोगों ने जो अभी ये घटना हुई थी उसके सैंपल लिए थे जी। तो उस सैंपल के हम इसे डीएनए के लिए भेजेंगे WI या हैदराबाद CCMB, उसके उपरांत ही पता चलेगा कि ये वही बाघ है या दूसरा। गांव में जो संसाधन लगे, ट्रैप कैमरे आदि, वो लगे रहेंगे या क्या रहेगा? वो अभी लगे रहेंगे जब तक हमारी ये पूरी जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, और गश्ती वन विभाग द्वारा होती रहेगी, और जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमारा ये चेकअप चलता रहेगा। मैं अशोक गोस्वामी, वन बीट अधिकारी, उपराड़ा ये सेकंड बीट। आज हमारी यहाँ पे जो टीमें बनी थी, 2 टीमें बनी है, एक दिन की टीम बनी है, एक रात की टीम बनी है। जो हमारी रात की टीम है उसमें 5 लोग हम हैं, और 7 बजे से हम यहाँ, हमारा जो काम था यहाँ पे शुरू होना था, और हम 5 बजे से यहाँ पहुँच गए थे, और हमने यहाँ सारे गाँव में 16 अपने ट्रैप कैमरे लगाए हैं, और ट्रैप कैमरे के और हमने 2 पिंजरे भी यहाँ पे लगाए हैं। और उसके बाद हमें सूचना मिली थी कि नरगोली गांव में कल ये घटना हुई थी, गाय को मारा था यहीं से 1 किलोमीटर के दायरे में। तो हम अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे, और वहां पे हमने उसके बाद ट्रैंकुलाइज, वहाँ पे हमने बैठे स्कूल की छत में बैठे, प्राइमरी स्कूल नरगोली में, वहाँ पे हमने ट्रैंकुलाइज गन से जो गुलदार था उसको वहाँ पे घायल किया है। उसके बाद हम उसको यहाँ लाए हैं। आगे की कार्रवाई जो होगी हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश के आधार पर। क्या है, नर है, मादा है, कितने साल का होगा ये? इसकी अभी हमारे जो आए हैं यहाँ से जो वेटनरी वाली टीम है, वो अभी इसके जायजे लेंगे। अभी क्योंकि अभी ऑन द स्पॉट अभी पकड़ा गया है, तो अभी उन्होंने ये सब भी देखना बाकी है, तो इसके बाद अभी थोड़ी देर में इसके बारे में जानकारी हम बता पाएंगे। ठीक है, अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि कैमरे तो यहाँ गश्त रहेगी, कैमरे लगे रहेंगे, पिंजरे यहाँ पे लगे रहेंगे, और गश्त यहाँ पे 2 टीमें हमारी जो गठित हैं वो अभी गठित रहेंगी। सुबह अलग टीम गश्त करेगी यहाँ पे, रात में अलग टीम रहेगी। बाकी जो ये गुलदार है इसके आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही होगी। कल जो 2 ट्रैप कैमरों की आपने लैपटॉप से जानकारी, उसमें कुछ निकला था? जो हमने जो 2 ट्रैप कैमरे यहाँ पहले लगाए गए थे, उनको अभी मेरे द्वारा यहाँ पे स्वयं देखा गया, और उनमें अभी भी कुछ भी नहीं फंसा था उसमें। और आज हमने 16 ट्रैप कैमरे लगाए हैं, अभी हमने लगा दिए हैं, उसके हम कल सुबह उसकी रिपोर्ट देंगे। ठीक। मेरा नाम रेखा देवी है, मैं ग्राम औलानी से बोल रही हूँ। ये बाघ पकड़ा गया है, ये वाला वो वाला जो बच्चे को पकड़ के ले गया वो वाला बाघ नहीं है। हम यहाँ खतरा, अभी बाघ पकड़ा गया है तो खतरा कम नहीं हुआ है, खतरा टला नहीं है। हल्द्वानी में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये घटना चौकी लामा चौट क्षेत्र में हुई, जहां पर पुलिस की टीम ने एक काले रंग की कार को संदिग्ध गतिविधियों के चलते रोक लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने कार से एक 12 बोर का देसी तमंचा, एक 12 बोर की बंदूक, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने बताया कि 2 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही हथियार कहां से आए उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। नैनीताल पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। इसी क्रम में हमें कुछ लोगों की एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कुछ लोग अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं। इसमें एसओजी की टीम है, लोकल थाना पुलिस की टीम है एक्टिविटी हुई, और हमारी दोनों टीमों ने कल 2 अभियुक्तों को 2 अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से हथियार लाना और यहाँ नैनीताल जिले में बेचना पाया गया है। इनमें से 1-2 अभियुक्त हैं, उनका कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ जो है संज्ञान में है। इसमें भी जांच की जा रही है कि ये लोग किसके संरक्षण में इस तरह कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय पुलिस इस मामले में और भी सख्त कार्रवाई करेगी। देर शाम रुड़की में खनन कारोबारियों की कार पर बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने अंधाधुंध गोली चलाई, और इस दौरान कार में सवार खनन कारोबारी और उनके साथी अपनी जान बचाने के लिए कार को सड़क किनारे छोड़कर खेतों की ओर भाग गए। और घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके पर पहुंचे तो नहीं थे, मौके से ये फरार हो गए हैं, क्योंकि पुलिस वहां पर पहुंची। गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, और पुलिस को सूचना यहां पर आप देखिए किस तरह से दी गई थी, तो मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। अभी एक पेशेंट आया था हमारे पास, वरीस नाम का, लंडोरा का रहने वाला है। नगला मूर्ति में सुना है कि गोली लगी है। अभी प्राथमिक उपचार देके उसको हमने रेफ़र कर दिया। अभी गंभीर है, खुद ही लेके आए थे उसके परिजन। अभी 108 से तो नहीं है, PI हमने थाने में भेज दी। मेरा नाम वसीम है जी, जिसको चोट लगी थी मेरे भाई को,
तो इसका प्लास्टर कटवाना है, तो वहाँ गोली चल रही थी, तो गोली बीच में बैठा था, उसको गोली लग गई। इनको यहाँ लगी जी कोक में, 3 आदमी जी। अभी क्या पहचान हुई जी, हम तो जल्दी हम फिर इसलिए यहाँ आए भाई। मेरा वहाँ गया जिन्होंने रेफर करे सीरियस हो। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज़ के साथ।